हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। और आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है शेखावटी मिशन। इन्होंने मल्टीपल चॉइस के साथ साथ पूरे के पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम 2022 के लिए, क्लास 12th के लिए, इनके लिए इन्होंने सीरीज़ निकाली है। बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इन्होंने चूज़ किया है। तो इनके द्वारा जो चूज़ किए गए क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो की सीरीज़ के तहत। तो आज हम देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट, क्योंकि एक पार्ट में तो सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आज हम मल्टीपल चॉइसेस के जो क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आएंगे उसका फर्स्ट पार्ट आज हम शुरू करते हैं। तो इस फर्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे तो पहला लेसन द लास्ट लेसन, यानी कि द लास्ट लेसन में से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद सेकंड लेसन लेंगे, उसमें से कौन कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लेंगे वो है द लास्ट लेसन, और एम हेमल के जिसमें टीचर हैं और डूडे के द्वारा ये लिखा गया है। तो हम देखते हैं पहले इस लेसन के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम 2022 के लिए। पहला क्वेश्चन इसमें, फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। जो फ्रेंच था वो किस प्रकार के अवसर ढूंढे करता था स्कूल को स्किप करने के लिए, नहीं स्कूल नहीं जाने के कौन से बहाने ढूंढा करता था। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि वो हमेशा जब भी स्कूल जाने के बंक मारता था तो उसका बहाना होता था कलेक्ट बर्ड्स एग्स, यानी कि ये पक्षियों के जो अंडे थे वो इकट्ठा करना चले जाया करता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। दूसरा क्वेश्चन है, एम हेमल इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज ए रूलर वील्डिंग। रूलर वील्डिंग का मतलब है, रूलर बोलते हैं स्केल को, और वील्डिंग है घुमाना। तो स्केल घुमाते रहते थे हमेशा ही। तो इसका क्या मतलब है, दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट, यानी इसका क्या मतलब है या इस किस बात को प्रदर्शित करता है। तो हमारा आंसर होगा ही इज़ हार्ड टास्क मास्टर, कि वो एक कठोर व्यक्ति या कठोर व्यक्तित्व के धनी थे। और जो ऑप्शंस हैं उनको हम नहीं देख रहे, अदरवाइज हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और क्लियर नहीं हो पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो फ्रेंच ये सोचता था कि क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना सिखा देंगे। वॉट कुड दिस मीन, इस बात का क्या मतलब है। तो हमारा आंसर होगा कि जर्मन वुड यूज़ ब्रूटल फोर्स ओवर एवरीवन, कि जो जर्मन लोग थे जो फोर्स करते हुए आ रहे थे वो बहुत ही पशुता के साथ, पाशविकता के साथ बल का प्रयोग करेंगे प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर, यानी प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर वो अपनी चीज़ें थोप देंगे। ये मतलब है कि इंसानों को तो कर सकते हैं लेकिन क्या कबूतरों को भी ऐसा कर पाएंगे। तो इसका मतलब यही था कि जर्मन जो लोग हैं वो पशुता के साथ प्रत्येक व्यक्ति के साथ बर्बर हो जाएंगे या पेश आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉट इज़ द मॉरल दैट द अल्फोंसे डूडे वॉन्ट्स टू ब्रिंग आउट। कि इस लेसन से हमें कौन सी नैतिक शिक्षा देना चाहते हैं अल्फोंसे डूडे, ये लेखक हैं इस लेसन के। तो वो कौन सी शिक्षा में देना चाहते हैं। तो हमारा आंसर होगा नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे, कि किसी भी व्यक्ति को टालना नहीं चाहिए। पुट ऑफ, रुचि कम करना भी इसका मतलब होता है, रुचि कम हो जाना या आगे बढ़ा देना। तो हमें हमारी रुचि को कम नहीं करना चाहिए उस कार्य में जिसको उसी दिन हम कर सकते हैं, यानी कि जिस दिन हमें कोई काम करना हो तो उसी दिन कर ही लेना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए, उसमें रुचि कम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो कोई काम नहीं होगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड हेमल ब्लेम हिमसेल्फ। कि जो हेमल थे टीचर वो अपने आप पे आरोप क्यों लगाते हैं, या इस क्यों लगाया, डिड आया यहाँ पर, तो उनको स्वयं के ऊपर क्यों आरोप लगाया। तो हमारा आंसर होगा गिविंग स्टूडेंट्स अ हॉलीडे 8 टाइम्स। तो वो क्या करते थे, इसलिए आरोप लगाया क्योंकि कई बार वो बच्चों को छुट्टियां दे दिया करते थे। जब भी वो कोई मछली पकड़ने जाते थे या कहीं टूर पे जाते थे तो बच्चों की छुट्टियां कर दिया करते थे, इसलिए अपने आप पर उन्होंने आरोप लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु सेट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन। कि जो लास्ट लेसन है लेसन इसके अंदर कौन हुए ने कौन सबसे पीछे वाली बेंच के ऊपर बैठा था।
तो हम देखते हैं कि सबसे पीछे वाली बेंच पर गांव के लोग बैठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट वाज एम हेमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट, कि एम हेमल जो अध्यापक थे वो किस विषय पर फ्रेंच से क्वेश्चंस पूछने वाले थे। पार्टिसिपल्स, एडजेक्टिव, ऑल प्राइमर या बा बी बी बो यू, किसके ऊपर पूछना चाहते थे। तो हमारा आंसर होगा पार्टिसिपल्स के ऊपर, क्योंकि पार्टिसिपल क्वेश्चन पूछना चाहते थे, इसीलिए उसको डर लग रहा था कि आज क्या होगा। तो हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम, पिछले 2 सालों से किस जगह, यहाँ पर वेयर आया है, वेयर कहने स्थान के लिए पूछ रहा है, किस स्थान पर उन्होंने सभी प्रकार की बुरी खबरें, न्यूज़ यानी खबरें, कम फ्रॉम, किस जगह पर उन्होंने सारी की सारी बुरी खबरें देखी थी। तो हमारा आंसर होगा कि सारी की सारी बुरी खबरें कहाँ आती थी, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है डोंट गो सो फास्ट, कि इतना जल्दी मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम समय रहते ही स्कूल में पहुंच जाओगे। इस लाइन का क्या मतलब है कि वो बच्चा जल्दी जल्दी चल रहा था और उससे किसी ने कहा कि इतनी जल्दी मत जाओ। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये होगा कि बच्चे को लेट हो रहा था या बच्चा लेट हो रहा था, इसलिए ऐसी बात कही गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मिस्टर हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। एम हेमल जो थे वो क्या लेकर आए, ब्रिंग यानी लाना, डिड आया यहाँ पर, तो क्या चीज़ लेकर आए अपनी क्लास के अंदर द लास्ट डे इन द स्कूल, यानी स्कूल के आखिरी दिन वो कौन सी चीज़ लेकर आए थे। तो अगर हम लेसन पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि उस दिन वो नई नोटबुक्स लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल। स्कूल के अंदर विलेजर्स जो थे एम हेमल यानी मिस्टर हेमल के पास क्यों मिलने आए थे। क्या कंप्लेन करने आए थे, या उसे गुड बाय कहने आए थे, या गॉसिप्स यानी बातें करने आए थे, या फिर अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने आए थे। तो हमारा आंसर होगा कि उसे गुड बाय कहने आए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे एम हेमल ये देश छोड़कर जा रहे थे, इसलिए उनको गुड बाय कहने के लिए सारे गांव वाले मिलकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज्ड, जो फ्रेंच था उसको आश्चर्य क्यों हुआ। आंसर होगा हमारा क्योंकि बिकॉज ऑफ एम हेमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, कि एम हेमल थे वो हमेशा पिटाई करने वाले, हार्ड वर्कर, या यूँ कहें बहुत ही कठोर व्यक्तित्व के धनी रहे थे, लेकिन उस दिन एम हेमल ने बहुत ही दयालुतापूर्वक उसके साथ व्यवहार किया, तो इस बात ने उसे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल, कि जब जो फ्रेंच था वो स्कूल पहुंचा तो उसने क्या पाया, क्या मिला उसे। तो हमारा आंसर होगा स्ट्रेंज क्वाइटनेस, उसे एक अजीब शांति वहाँ पर जाकर मिली, स्तब्धता वहाँ पर मिली, क्योंकि डेली जब जाता था तो बहुत सारा शोर उसे मिलता था, लेकिन लास्ट लेसन के दिन जब वो गया तो वहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी। इस चीज़ से उसे बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ। तो यही चीज़ थी कि जब वो स्कूल पहुँचा तो उसने ये मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। ये तो सबको याद हो ही होगा कि इसके जो लेखक हैं वो है अल्फोंसे ड्यूडे। इसको डाउडेट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ड्यूडे। तो अल्फोंसे ड्यूडे। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमल से टू फ्रेंच व्हेन ही रीच्ड स्कूल, कि जब वो स्कूल पहुंचा तो एम हेमल ने उससे क्या कहा। अब क्या कहा वो देखते हैं। 4 ऑप्शन है अपने पास। टू गेट आउट, बाहर जाने के लिए कहा, टू स्टैंड आउट या खड़े रहने के लिए बोला बाहर, या फिर क्लास में बैठने के लिए बोला, या टू स्टैंड इन द क्लास, या फिर क्लास में ही खड़े होने के लिए बोला। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लास में उसने बैठने के लिए बोल दिया था, कहा था कि तुम पीछे जाकर बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले वहाँ जाकर बैठो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। वाई वर द विलेजर्स सिटिंग इन द क्लास, कि गांव वाले जो थे वो क्लास में क्यों बैठे हुए थे। तो हमारा आंसर होगा टू पे रेस्पेक्ट, कि वो अपना सम्मान जताने के लिए, एम हेमल के प्रति अपना सम्मान जताने के लिए वहाँ पर आए थे, इसीलिए वो क्लास में पीछे बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्स्ट्रा वर्क डिड एम हेमल यूज टू गिव द स्टूडेंट्स, कि वो कौन सा एक्स्ट्रा वर्क
अलग से एक कार्य दिया करते थे। कभी कभी डिड एम हेमल यूज टू गिव, वो कभी कभी दिया करते थे स्टूडेंट्स को। क्या काम था वो ऐसा? तो काम ये था कि वाटर फ्लावर्स, जलीय फूल लेकर आने के लिए उनको बोला करता था। क्योंकि जो कैचिंग फिश है वो खुद काम करते थे। सार के खेलने ये फ्रेंच जाया करता था। प्ले द ग्राउंड ये भी जनरल स्टूडेंट्स करते थे। लेकिन ये एक ऐसा कार्य था जो एम हेमल बच्चों को कहा करता था कभी कभी करने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एम हेमल वाज गोइंग टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे हर सिस्टर वाज, कि जब एम हेमल अगले दिन उस देश को छोड़ने के प्लान कर रहा था, अगले दिन छोड़ रहा था, तो उस वक्त जब ऐसा कर रहा था उस वक्त यानी क्लास चल रही थी उस टाइम, तो उसकी सिस्टर, उसकी जो बहन थी वो अब वो क्या कर रही थी? वाटरिंग प्लांट्स, स्टडिंग इन द क्लास, कुकिंग फूड या पैकिंग ट्रंक्स। तो वो अपना सामान पैक कर रही थी। तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। व्हाट वाज देयर ऑन द वे टू स्कूल वेयर फ्रेंड्स सा क्राउड, कि वहाँ पर क्या था रास्ते के अंदर जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था तो उसने क्या देखा भीड़ में, यानी वहाँ पर भीड़ थी। तो भीड़ कहाँ खड़ी हुई थी? तो हमारा आंसर होगा कि भीड़ जो थी वो बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ी हुई थी, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हर बार कोई ना कोई बुरी न्यूज़ आती रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द नेक्स्ट डे फ्रेंच एंड द स्टूडेंट्स विल बी टॉट, कि अगले दिन से फ्रेंच और जो अन्य स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाया जाएगा। अब क्या पढ़ाया जाएगा? फ्रेंच पढ़ाया जाएगा या जर्मन या इंग्लिश या हिंदी? तो हमारा आंसर होगा कि अब उनको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पर। क्वेश्चन नंबर 20 है विच लैंग्वेज कुड फ्रेंच हार्डली नॉन टू राइट, वो कौन सी भाषा थी जिसको फ्रेंच मुश्किल से, हार्डली यानी मुश्किल से ही जानता था लिखना, कि वो कौन सी भाषा थी जिसको बहुत कम लिखना जानता था? हमारा आंसर होगा फ्रेंच। ये उसकी मूल भाषा थी, फिर भी इसको बहुत कम वो लिखना और पढ़ना जानता था। तो ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम 22 में आ सकते हैं इस लेसन में से। अब नेक्स्ट लेसन आता है हमारा लॉस्ट स्प्रिंग। उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन कि मुकेश वांट्स टू लर्न बिकम अ मोटर मैकेनिक बाय, कि मुकेश जो था वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था या सीखना चाहता था, मोटर मैकेनिक बना। तो इसके लिए वो क्या करना चाहता था, कहाँ सीखना चाहता था वो इस चीज़ को? तो हमारा आंसर होगा बी, गोइंग टू अ गैराज टू लर्न, कि वो एक गैराज के अंदर इस कार्य को सीखने के लिए जाना चाहता था। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉट बॉदर्स द ऑथर मोस्ट अबाउट द बेंगल मेकर्स, वो क्या चीज़ थी जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, बॉदर यानी परेशान करती थी लेखक को बेंगल मेकर्स के बारे में, जो चूड़ी बनाने वाले थे उनके बारे में ऐसी कौन सी बात थी जो लेखक को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी या करती है? बॉदर्स आया है तो करती है। तो हमारा आंसर होगा ए, द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट, कि उनके ऊपर कलंक लगा हुआ है। स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, कि उनके पास कलंक है, गरीबी और जातिवाद का कलंक जो था, इस चीज़ ने लेखक को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वंडर्स, किसी को भी आश्चर्य हो सकता है इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड टू अचीव इन देयर लाइफ टाइम, कोई भी आश्चर्य कर सकता है अगर वो उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है जिस चीज़ के लिए बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं प्राप्त करने में अपने पूरे जीवन के अंदर। और इस पूरे जीवन में उन्होंने क्या प्राप्त किया था? ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम वो अपने सिर के ऊपर एक छत रखते हैं। दीज लाइन्स वर सेड इन रेफरेंस टू द कंडीशन ऑफ, अब ये जो लाइनें हैं, ये लाइन्स है वो किस संदर्भ के अंदर, रेफरेंस यानी संदर्भ के अंदर ये बात कही गई है? तो हमारा आंसर होगा द एल्डरली वुमन्स ओल्ड हस्बैंड। तो ये बातें एक बूढ़ी वुमन, एक बूढ़ी जो बुढ़िया है उसके पति के बारे में ये बात कही गई है। उसने ये कहा था कि कम से कम हमारे पास ये तो है, अन्य लोग तो ऐसा भी नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ट सर्व्स एज ए सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, तो ऐसी कौन सी चीज़ें, नीचे जो चीज़ें दी गई है उनमें से कौन सी वस्तु, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, कौन सी वस्तु है जो सबसे ज़्यादा माना जाता है या एक प्रतीक माना जाता है एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, एक भारतीय नारी के सुहाग के प्रतीक के रूप में? तो यहाँ पर सभी वैसे तो सुहाग के प्रतीक हैं, बिंदी भी है, सिंदूर भी है,
बेंगल्स भी है और हिना लगे हुए हाथ यानी मेहंदी लगे हुए हाथ भी होते हैं, लेकिन हम इस लेसन के अंदर सिर्फ बेंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा बेंगल्स, यानी सी हमारा आंसर हो जाएगा। हम बिंदी को और सिंदूर को नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, व्हाट इज दिस रेफरेंस टू। ये सभी रंगों के नाम हैं और यहाँ पर कहा गया है कि रेनबो यानी इंद्रधनुषीय जो जितने भी रंग होते हैं उनके सारे के सारे रंग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब ये बात किस संदर्भ में कही गई है, कौन से या किस वस्तु में सारे रंग मिलेंगे, तो हमारा आंसर होगा बेंगल्स, यानी वहाँ की जो चूड़ियाँ बनती है वो चूड़ियाँ इन सभी रंगों के अंदर मिल जाएगी, तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम अ बेंगल मेकर, कि मुकेश के पिताजी का कौन सा व्यवसाय था, क्या करते थे वो, बिफोर यानी पहले, बेंगल मेकर यानी चूड़ी बनाने से पहले, यानी चूड़ी बनाने वाले जब बने उससे पहले वो क्या काम करते थे, तो हमारा आंसर होगा टेलर, वो एक दर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेल वुमन इन मुकेश हाउस इज हिज, जो एक दुबली पतली मरियल सी एक महिला है मुकेश के घर में, वो कौन है। तो जब हम लेसन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो उसके बड़े भाई की वाइफ है, यानी कि उसकी भाभी है, तो हमारा आंसर होगा बी। इफ़ लॉज वर टू बी एनफोर्स्ड इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज एंड रिलीफ इन द लाइव्स ऑफ अबाउट, कि अगर कानून लॉ यानी अगर कानून को लागू कर दिया जाए तो इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज एंड रिलीफ, तो ये क्या करेगा, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल देगा और उनको राहत प्रदान करेगा। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन से लोग हैं जिनके बारे में ये बात कही जा रही है, लगभग कितने लोग हैं वो, तो हमारा आंसर होगा कि वो लोग हैं 20,000 बच्चे जो चूड़ियाँ बनाते हैं। तो 20,000 बच्चे जो हैं उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी अगर ये कानून लागू कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेंगल इंडस्ट्री फ्लरिशेस इन द टाउन ऑफ, कि जो ये चूड़ी बनाने का कारखाना है, चूड़ी बनाने का जो व्यवसाय है बहुत ज़्यादा फलता फूलता है, फ्लरिश है फलना फूलना, इन द टाउन ऑफ कौन से कस्बे के अंदर, तो हमारा कस्बे का उत्तर होगा फिरोज़ाबाद, क्योंकि फिरोज़ाबाद में ये सबसे ज़्यादा फलता फूलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश बिलोंग्ड टू ए फैमिली ऑफ, कि जो मुकेश था उसकी फैमिली किस बिलोंग करती थी, यानी उसका संबंध था कौन सी फैमिली से था, तो हमारा आंसर होगा बेंगल मेकर्स, चूड़ियाँ बनाने वाली एक फैमिली से उसका संबंध था, यानी चूड़ियाँ बनाने वाली फैमिली से आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन डे साहेब वाज सीन बाय द ऑथर वॉचिंग सम यंग मैन प्लेइंग, एक दिन क्या हुआ कि साहेब जो था वो उसने देखा बाय द ऑथर, लेखक द्वारा साहेब को देखा गया, एक दिन लेखक द्वारा देखा गया साहेब को, वॉचिंग सम यंग मैन कुछ लोगों को खेलते हुए, तो यानी कि वो लोग कौन सा गेम खेल रहे थे, क्रिकेट था, टेनिस था, हॉकी था या सॉकर यानी कि फुटबॉल, तो हमारा आंसर होगा टेनिस, वो उसने साहेब ने टेनिस खेलते हुए लोगों को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर रैग पिकिंग हैज़ बिकम ओवर द ईयर्स, कि लेखक के अनुसार जो रैग पिकिंग है यानी कि चीथड़े बीनना है, कचरा बीनना जो है वो इन सालों में क्या हो गया है, क्या व्यवसाय बन गया, एक कला बन गई, एक ट्रेडिशन यानी कि परंपरा बन गई, या फिर एक संस्कृति बन गई, तो हमारा उत्तर होगा एक फाइन आर्ट, एक बहुत ही अच्छा कला का व्यवसाय ये बन चुका है, तो कला बन चुकी है और इसको हमारा उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, कि रैग पिकर्स जो थे उनके पास किसी प्रकार की कोई पहचान नहीं थी, आइडेंटिटी तो नहीं थी, फिर भी उनके पास क्या था, तो उनके पास थी परमिट्स यानी अनुमति, उनके पास अनुमति थी वहाँ पर रहने की और वहाँ पर राशन पानी खरीदने की अनुमति उनको मिल चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 14 है द कॉलोनी ऑफ रैग पिकर्स इज सिचुएटेड इन, ये सबको लगभग याद आ गया होगा कि जो रैग पिकर्स की कॉलोनी थी वो स्थित थी कहाँ पर, सीमापुरी, बार बार ये वर्ड आया था सीमापुरी, तो सीमापुरी के अंदर इनकी कॉलोनी स्थित थी। वॉट डिड द मैन फ्रॉम उडीपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग, कि जो उडीपी का व्यक्ति था वो क्या प्रे करता था,
किस चीज़ के लिए प्रार्थना करता था जब वो जवान था या छोटा था? तो हमारा आंसर होगा अ पेयर ऑफ शूज़, एक जूतों की जोड़ी के लिए वो भगवान से प्रार्थना किया करता था। क्वेश्चन नंबर 16 है वन एक्सप्लेनेशन विच द ऑथर गेट्स अबाउट चिल्ड्रन चूजिंग टू रिमेन बेयरफुट इज, कि एक एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्या, और वो व्याख्या क्या थी? द ऑथर गेट्स अबाउट चिल्ड्रन, जो कि बच्चों के बारे में उसे मिली, यानी लेखक को एक व्याख्या मिलती है, यानी एक एक्सप्लेनेशन मिलती है चूजिंग टू रिमेन बेयरफुट, नंगे पाँव रहने के बारे में। जब वो सर्च करता है कि नंगे पाँव क्यों रहते हैं तो उसके बारे में एक एक्सक्यूज़ मिलता है, एक बहाना मिलता है। वो कौन सा बहाना था? क्या उनके पास धन नहीं था, या मैचिंग पेयर्स नहीं थे, या फिर लाइक टू वेयर ओनली चप्पल्स, केवल वो चप्पल ही पहनते थे, या फिर ये ट्रेडिशन थी? तो वहाँ पर एक बहाना ये था कि नंगे पैर रहना एक ट्रेडिशन बन गई थी, एक परंपरा थी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इज़ योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? ये सवाल किसने पूछा? तो हमारा आंसर होगा साहेब ने पूछा था लेखक से। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी साहेब। साहेब्स होम बिफोर दिल्ली वाज इन, कि साहेब का जो घर था वो दिल्ली आने से पहले कहाँ था? तो हमारा आंसर होगा ढाका में, यानी कि जो बांग्लादेश में था, तो बांग्लादेश के ढाका शहर के अंदर उसका घर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डू यू डू दिस? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द ऑथर टू, कि तुम ये काम क्यों करते हो? ये प्रश्न लेखक ने पूछा था। अब किससे पूछा था? ये पूछ रहा है कि इनमें से किस बच्चे से पूछा गया था ये प्रश्न। तो हमारा आंसर होगा सी, यानी कि साहेब से ही लेखक ने ये प्रश्न पूछा था कि तुम ये काम क्यों करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉट इज़ मुकेश ड्रीम? मुकेश का सपना क्या था? सॉरी, क्या है? इज आ रहा है, तो उसका सपना क्या है? तो हमारा आंसर होगा टू बी अ मोटर मैकेनिक, उसका सपना है एक मोटर का मैकेनिक बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? सीमापुरी के अंदर जिंदा रहना, सर्वाइवल यानी जिंदा रहने का मतलब क्या था? तो हमारा आंसर होगा रैग पिकिंग, कि कचरा बीनना ही वहाँ पर जिंदा रहने का मतलब था। क्वेश्चन नंबर 22 है, फिरोज़ाबाद इज़ द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री? कि फिरोज़ाबाद जो है कौन से व्यवसाय का, इंडस्ट्री में कौन से व्यवसाय का केंद्र बिंदु है? तो हम आंसर होगा ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कांच से बनने वाले जो सामान हैं उनका व्यवसाय का वो केंद्र रहा है। वॉट कंपेल्स द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोज़ाबाद टू पॉवर्टी? वो कौन सी चीज़ है जो बेंगल इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनको मजबूर करती है गरीबी में धकेलने के लिए? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, ये भी है। कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, कि कर्म करने की जो थ्योरी है वो भी सोसाइटी के समाज की है, वो भी इनको धकेलती है गरीबी में। ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, कि नौकरशाही और राजतंत्र, ये भी उनको गरीबी में धकेलते हैं। और आठवां लास्ट है ऑल ऑफ दीज, की क्या ये सारे के सारे ही कारण सही हैं? तो बिल्कुल इनके सारे सारे कारण सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ मुकेश? मुकेश कौन है? तो हमारा आंसर होगा रैग पिकर, वर्कर, स्टूडेंट, बैंगल मेकर। तो इन चारों में से जो मुकेश है वो है बैंगल मेकर, यानी चूड़ी बनाने वाला। ये तीनों नहीं है, तो हमारा आंसर होगा सी। वॉट मेक्स द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री? वो क्या चीज़ें हैं या वो कौन सी कंडीशंस हैं जो बच्चों के लिए बहुत बुरी बनती है ग्लास इंडस्ट्री, इस कांच की इंडस्ट्री में? तो हमारा आंसर होगा डार्क डिंजी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर, बहुत ही गहरी अंधेरी कोठरियाँ बिना लाइट के और हवा के। क्या ये कारण सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। डेजलिंग एंड स्पार्कलिंग ऑफ द वेल्डिंग लाइट, कि वेल्डिंग करते समय जो चिंगारियाँ उखड़ती है वो, और चमक, क्या ये उनके लिए उत्तरदायी है बुरी कंडीशंस के लिए? बिल्कुल ये भी है। हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान, बिल्कुल ये भी है। और लास्ट में ऑल ऑफ दीज, क्या ये सारे के सारे ही कारण सही हैं? तो हाँ, बिल्कुल सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हु एम्प्लॉयज़ द लोकल फैमिलीज़ ऑफ फिरोज़ाबाद? कि वो कौन लोग हैं जो इनको रोज़गार देते हैं लोकल फैमिलीज़ को फिरोज़ाबाद के अंदर? तो हमारे
आंसर हो जाएगा द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। किस कांच की जो इंडस्ट्री है इससे जुड़े हुए लोग इनको एम्प्लॉयज़ करते हैं या इनको रोज़गार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मटेरियलाइज हिज ड्रीम टू बिकमिंग अ कार ड्राइवर। वो कौन से प्रयास हैं जो सहायता करते हैं मुकेश की मटेरियलाइज यानी वास्तविकता के साथ अपने ड्रीम को पूरा करने में एक ड्राइवर के रूप में। कौन कौन से प्रयास हैं? तो हमारा प्रयास है हार्ड वर्क, कठिन मेहनत है, बिल्कुल है। गोइंग टू गैराज, गैराज में जाना, हाँ ये भी है। और देखते हैं, यह गाइडेंस ऑफ हिज ऑनर, अपने मालिक का सही दिशा निर्देशन। ऑल ऑफ दीज, या फिर सारे के सारे कारण हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारे कारण उसके सपने को पूरा करने के लिए उचित हैं। वाई डिड साहेब लीव ढाका, साहेब ने ढाका को क्यों छोड़ा? तो हमारा आंसर होगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनफ फूड, कि उनके पास पर्याप्त रूप से भोजन नहीं था, इसलिए उन्होंने ढाका छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 29 है, वाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप्स, कि साहेब जो था वो गार्बेज यानी कचरे के ढेर के पास क्यों जाता था? तो हमारा आंसर होगा टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, एक चांदी का सिक्का प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल उसकी ये भी उम्मीद थी। ए रुपी, एक सिक्का पाने के लिए 1 रुपये का, बिल्कुल ये भी उम्मीद थी। अ 10 रुपी नोट, या फिर 10 रुपये का नोट प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल सही है, ये भी उम्मीद थी। तो ये सारी ही उम्मीदें उसको कचरे के ढेर के पास लेकर जाती थी, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारे के सारे ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बलाइज, कि जो लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग ये किस चीज़ का प्रतीक है, ये क्या चीज़ प्रतीकात्मक रूप से इसमें शो करते हैं? तो हमारा आंसर होगा लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, कि किस तरह बचपन खो जाता है। तो बचपन के खोने को इस लेसन के अंदर शो किया गया है, तो हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट डू द बॉयज़ अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी, कि इस कहानी के अंदर जो बॉयज़ हैं, वो जो रैग पिकर्स हैं, वो किस तरह से अपीयर होते हैं, किस तरह से दिखाई देते हैं लेखक को? तो हमारा आंसर होगा मॉर्निंग बर्ड्स, यानी सुबह के पक्षियों के समान उसको बच्चे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, कि साहब की कहाँ पर नौकरी लगती है, उसको रोज़गार कहाँ मिला? तो हमारा आंसर होगा एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी, कि सीमापुरी के अंदर ही एक चाय की थड़ी पर उसे रोज़गार मिल जाता है। वाई डिड साहेब आलम नॉट गो टू स्कूल, साहब जो था, साहब आलम उसका नाम था, तो साहब आलम स्कूल क्यों नहीं जाता था? हमारा आंसर होगा बी, हैड नो मनी टू पे फीस, क्योंकि उसके पास फीस के देने के लिए रुपए नहीं थे। वॉट वाज साहेब लुकिंग फॉर, कि साहेब जो था वो किस चीज़ की तलाश कर रहा था? लुकिंग फॉर यानी तलाश कर रहा था, तो हमारा आंसर होगा गोल्ड, वो सोने की तलाश कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, कि लेखक के अनुसार जो कचरा था, गार्बेज यानी कचरा, वो बच्चों के लिए क्या था, किस रूप में देखते थे बच्चे उसको? तो बच्चे जो थे वो एक वंडर, एक आश्चर्य के रूप में देखते थे, क्योंकि उनके लिए वो धन भी हो सकता था और कोई कॉइन भी उनको मिल सकता था, तो ये उनके लिए एक आश्चर्य के समान था। व्हाट फोर्सेज द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि वो कौन सा फोर्स था, कौन सा बल था जो बच्चों को शोषित, एक्सप्लॉयटेशन है शोषण, शोषण का जीवन जीने पर मजबूर करता था? तो हमारा आंसर होगा एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी उनको शोषित जीवन जीने के लिए मजबूर करती थी। 37वां, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी, इस कहानी में वो क्या चीज़ को एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है? तो हमारा आंसर होगा पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, कि गरीब बच्चों और उनके शोषण के ऊपर वो विश्लेषण करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 39वां है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, इस लेसन के, लॉस्ट स्प्रिंग जो लेसन है इसके लेखक कौन हैं? तो हमारा आंसर होगा अनीस जुंग, अनीस जुंग इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉट चेंज डिड अनीस जुंग सी इन साहेब when he saw him standing by the gate of the neighborhood club, तो अनीस जुंग जो लेखक हैं वो क्या परिवर्तन देखते हैं साहेब में, जब उन्होंने देखा साहेब को पास ही के क्लब के गेट के सामने खड़े हुए देखा, तो उसने क्या परिवर्तन पाया?
पहला है एज इफ लॉस्ट हिज फ्रीडम, मानो कि उसने अपनी फ्रीडम खो दी हो, अपनी स्वतंत्रता को खो दिया हो। दूसरा है लॉस्ट ऑनरशिप, अपनी मालिकाना हक खो रहा हो, लॉस्ट जो है अपना आनंद खो दिया हो, या ऑल ऑफ दिस, या फिर सारे के सारे ये चीज़ें सही है, तो ये सभी सही है, उसने सब कुछ खो दिया था, यही चीज़ वो देख रहा था वहाँ पर। 41वां है व्हाट इज़ दैट मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन, कि वो कौन सा मेटाफर यहाँ पर है अलंकार, कौन सा अलंकार एक सिंबल के रूप में, एक प्रतीक के रूप में है इस सीमापुरी लेसन के अंदर। तो हमारा आंसर होगा अ लिटिल हेल, कि सीमापुरी एक छोटा नरक है। हेल यहाँ पर अलंकार के रूप में काम हुआ है, यहाँ पर सिमिली दी गई है हेल से, यानी कि ये इसको समानता दी गई है सीमापुरी को एक छोटा नरक के रूप में, एक नरक के समान था वो, तो ये मेटाफर आया है इसमें। आंसर 42वां देखते हैं, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट हिज फैमिली, अपनी फैमिली से उसका एटीट्यूड किस प्रकार से अलग था, क्या अंतर था। तो हमारा आंसर होगा बीइंग डेयरिंग फर्म एंड क्लियर, कि वो क्या था, एक तो साहसी था, फर्म था, अपने वादे पर दृढ़ था, और अपने जो सपना था उसके बारे में बिल्कुल क्लियर था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि बाकी के जितने भी लोग थे वो कॉवार्ड थे और अपने सपने के प्रति पर्याप्त रूप से क्लियर नहीं थे। द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर वॉट, कि जो फिरोज़ाबाद सिटी है वो किसके लिए फेमस थी। तो हमारा आंसर होगा फॉर बेंगल्स, यानी चूड़ियों के लिए फेमस है वो। वॉट आर द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी इन द लेसन, कि इस लेसन के अंदर जो लोग माइग्रेट हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं गाँव से सिटी की तरफ, उसका कारण क्या है, क्या रीजन्स हैं। तो हमारा जो रीज़न है वो है स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म्स, कि स्वीप हो गए थे, बह गए थे घर, और जो खेत खलिहान थे वो बह चुके थे, इस वजह से लोग अपने गांव छोड़कर शहरों की तरफ चले गए। तो हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुम डज अनीस जंग एडवाइस टू गो टू स्कूल, अनीस जंग है वो किसको, हुम यानी किसको, यानी किसको सलाह देते हैं स्कूल जाने के लिए। तो हमारा आंसर होगा साहब को सलाह देते हैं कि तुम स्कूल जाया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज मुकेश वांट टू ड्राइव, कि मुकेश जो था वो ड्राइव करना क्यों चाहता था, यानी कार चलाना क्यों सीखना चाहता था, वो क्या सीखना चाहता था चलाना, यूँ मान लो। तो हमारा आंसर होगा डी, वो कार चलाना सीखना चाहता था। 47वां क्वेश्चन है फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर, फिरोज़ाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है। आंसर होगा हमारा बेंगल इंडस्ट्री, यानी चूड़ी के कारखानों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एंड साहेब इज़ सीन वर्किंग एट, कि आखिरकार आखिर में जो साहेब था वो कौन सी जगह पर काम करता हुआ दिखाई देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा टी शॉप, एक चाय की दुकान पर वो काम करता हुआ हमें दिखाई देता है। कि साहेब की जो फैमिली थे वो भारत में आई, कहाँ से आई थी, वो आई थी ढाका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां सीमापुरी इज सिचुएटेड इन द पेरीफेरी ऑफ, तो सीमापुरी जो है कौन से शहर की परिधि के निकट है। तो हमारा आंसर होगा दिल्ली, दिल्ली के बिल्कुल निकट है वो। साहेब्स फैमिली सेटल्ड इन, कि साहेब का जो फैमिली था, परिवार था, वो सेटल हुआ था, कहाँ पर सेटल हुआ, सीमापुरी के अंदर रहता था या सेटल हो चुका था। फॉर द रेक पिकर्स गार्बेज इज़ काइंड ऑफ, कि जो कचरा बीनने वाले थे उनके लिए जो कचरा था वो क्या था। तो हमारा आंसर होगा गोल्ड, वो सोने के बराबर था या सोने के जैसा था। व्हाट वाज ऑन द शोल्डर ऑफ साहेब्स इन द एंड, एंड यानी अंत में साहेब के कंधों पर क्या दिखाई देता है। तो हमारा आंसर होगा टिन कैनिस्टर, यानी कि एक बर्तन दिखाई देता है दूध ले जाने के लिए, टिन से बना हुआ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। द ऑक्यूपेशन ऑफ साहेब्स फैमिलीज, कि साहेब की जो फैमिली थी उसका व्यवसाय क्या था। तो हमारा आंसर होगा रेग पिकिंग, यानी कचरा बीनना ही उनका व्यवसाय था। द ओनली वर्क दैट मुकेश फादर नोज इज, कि एकमात्र वो काम जो मुकेश के पिताजी जानते थे, तो वो काम था केवल बैंगल्स बनाने, चूड़ियाँ बनाना ही वो जानते थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मुकेश जो था वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो इसके लिए उसने क्या करना होगा, तो उसे जाना पड़ेगा गोइंग टू अ गैराज टू लर्न, यानी गैराज में जाकर सीखने के बाद ही वो ऐसा कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट बॉदर्स द ऑथर मोस्ट अबाउट द बेंगल मेकर्स, कि वो कौन सी चीज़ है जो बेंगल मेकर्स के बारे में परेशान करती है लेखक को। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका और ये है द स्टिग्मा ऑफ पावर्टी एंड कास्ट, कि कलंक जो है पावर्टी एंड जातिवाद का और गरीबी का जो कलंक है वो हमेशा इसको परेशान करता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं लेकिन ये सब पहले रिपीट हो चुके हैं, इसलिए अब हम दोबारा इनको नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डीप वाटर से। तो इस तरह इस वीडियो के अंदर हमने लेसन 1 और लेसन 2 के बारे में कि जो मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते थे उनको देखा। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह देखें, एग्जाम्स में ज़रूर इनमें से क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत।